अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी। हमारा एक टॉपिक जो रहता था ड्राफ्टिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, वो हम करने लगे हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन को ड्राफ्ट कैसे करना है। बेसिकली होता क्या है कि हमने ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ वो किया। ओपिनियन पैराग्राफ चेंज होगा तो उसकी बेसिस भी चेंज हो जाएंगी। ओपिनियन पैराग्राफ जो है वो आइजा का दिया गया स्टैंडर्ड होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ओपिनियन पैराग्राफ जहाँ जहाँ यहाँ पे नीचे होगा, चाहे वो मॉडिफाइड हो यानी क्वालिफाइड हो, चाहे वो एडवर्स हो, चाहे वो जो है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो। तो आपको पता है मॉडिफाइड में कहते हैं एक्सेप्ट फलां, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। और आपको पता है कि जो एडवर्स ओपिनियन में उससे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, ठीक है। और जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो डू नॉट जो है एनी ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सो। तो अब ये ओपिनियन पैराग्राफ जो है वो स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन जो बेसिस फॉर ओपिनियन है वो आपने स्टैंडर्ड का नहीं। इसका मतलब है जो बंदा भी रट्टा लगाता है उसके लिए ओपिनियन आसान है और बेसिस फॉर ओपिनियन मुश्किल है। और जो बंदा जिसकी कंप्रीहेंशन अच्छी है, जो अच्छा लिख लेता है, तो उसके लिए फिर जो है बेस ओपिनियन ज़रा मुश्किल हो जाएगा रट्टा लगाना। और बेसिस फॉर ओपिनियन का क्यों स्टैंडर्ड नहीं है? वो भाई लाखों वजूहात हो सकती हैं क्वालिफाइड ओपिनियन की, लाखों वजूहात हो सकते हैं। देखें, जो अनमोडिफाइड ओपिनियन है उसकी तो सिर्फ सीधी सीधी वर्डिंग है, लेकिन जो क्वालिफाइड है वो तो उसकी तो कोई वजह हो सकती है। इन्वेंट्री मसला था, स्टॉक काउंट नहीं काउंट करने दिया, इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनवारी पे नहीं है, जो क्या नाम है उसका, डेटर प्रोविजन ज़्यादा हो गई, एसेट ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, कम रिकॉर्ड कर दिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सैकड़ों मसाइल हैं। तो बेसिस फॉर ओपिनियन में आपके पास है गुंजाइश, लेकिन ओपिनियन पैराग्राफ आपको याद करना पड़ेंगे। लेकिन याद करने का भी आपको नुस्खा बताएंगे। सबसे पहले तो भाई मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, और वो किसकी वजह से हो सकती है? आपको पता है वो मिस स्टेटमेंट की वजह से भी हो सकती है, और किसकी वजह से? स्कोप लिमिटेशन की वजह से हो सकती है। अगर, ठीक है, अब आगे इसके अगर मैं कहूँ तो फिर दो इम्पैक्ट बन जाएंगे। इमटीरियल को हमने देखना नहीं, हमने अगर मटीरियल है तो इसमें भी क्वालिफाइड और इसमें भी क्वालिफाइड, और अगर परवेसिव है तो मिस स्टेटमेंट के केस में एडवर्स ओपिनियन, और अगर स्कोप लिमिटेशन आपकी परवेसिव है तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आपको पता है। चले खैर, हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने जो पहले याद किया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आगे होगा, ठीक है। तो ओपिनियन पैराग्राफ, ठीक है, ये है ओपिनियन। पहला है क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन, पहला पैराग्राफ। और दूसरा क्या है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब इधर से जल्दी से मैं बता दूं, अगर चाहे स्कोप लिमिटेशन है, चाहे जनाब कौन से वाली स्कोप लिमिटेशन है, या चाहे मिस स्टेटमेंट है, दोनों सूरत में ओपिनियन पैराग्राफ आएगा। लेकिन अगर दो स्कोप लिमिटेशन है, यस, तो फिर भी ओपिनियन एक आएगी, ओपिनियन एक आएगी, बस ये याद कर लें। अच्छा, अगर स्कोप लिमिटेशन भी है, मिस स्टेटमेंट भी है, फिर भी ओपिनियन एक आएगी। और नीचे स्कोप लिमिटेशन, बेसिस फॉर ओपिनियन में या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों बातें लिख देंगे कि स्कोप लिमिटेशन भी थी और मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी थी। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि परवेसिव तो 50% होता है, परवेसिव तो दो नहीं आ सकती ना, लेकिन ये हो सकता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो और परवेसिव जो है वो स्कोप लिमिटेशन हो सकता है मटेरियल स्कोप लिमिटेशन हो और परवेसिव इफेक्ट हो मिस स्टेटमेंट का, तो यस ये आ सकता है। ठीक है, तो फिर आपने एडवर्स ओपिनियन दे देनी है अगर परवेसिव मिस स्टेटमेंट है, और अगर परवेसिव स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है, तो आपने ओपिनियन जो देनी है वो एडवर्स देनी है, सॉरी डिस्क्लेमर देनी है, और साथ में जीचे बेसिस फॉर ओपिनियन में वो वाली बात भी लिख देनी है। खैर जो भी, तो आपने जो बड़ा इफेक्ट हो वो लिखना है, ओपिनियन एक देनी है, और बेसिस फॉर ओपिनियन में, बेसिस फॉर ओपिनियन भी एक आएगा लेकिन उसमें पैराग्राफ डिफरेंट आएंगे। जरा पढ़ते हैं। तो भाई ओपिनियन पैराग्राफ में सबसे पहले तो ये वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जरूर आएगा। उसके बाद आपने वो क्वालिफाइड
जो है स्टैंडर्डाइज वर्डिंग में लिखना है। तो दो चीजें, दो पैराग्राफ। अक्सर उसका ये होता है कि मैंने ओपिनियन पैराग्राफ इनसे ड्राफ्ट कराया, इन्होंने पहले वाला नहीं लिखा बल्कि दूसरे वाला लिख दिया। भाई दूसरे वाली बात लिखनी है, लेकिन वी हैव ऑडिटेड वाला पैराग्राफ भी आना ही आना है, वो आपको याद है कि कौन से वाला है। खैर, अब बेसिस फॉर ओपिनियन में आते हैं। बेसिस फॉर ओपिनियन वो कहते हैं एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड स्कोप लिमिटेशन। ये यहां पे दिया गया, हम आपसे करवा लेंगे। ये 3 से इस्तारे दिए गए हैं। कैसे? अच्छा, स्कोप लिमिटेशन अमाउंट की भी हो सकती है, डिस्क्लोजर की भी हो सकती है, या मिस स्टेटमेंट भी अमाउंट की हो सकती है, डिस्क्लोजर दोनों हो सकती है। तो वो दोनों नीचे दी गई हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है कि जो है क्या नाम है उसका, अच्छा चले ये कर लें। सबसे पहले तो उसकी नेचर बताएं कि वो क्या है, स्कोप लिमिटेशन या मिस स्टेटमेंट। उसके बाद, ठीक है, तो ये अगला पैराग्राफ वो आपको पता है, आवर ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद फलां 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 फलां, फिर ये वाली बात बता दें, ठीक है। तो नेचर जरूर बतानी है आपने। चले अब आगे बताते हैं। इफ, अब इसको देखें, इफ इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये देखें, और इन केस ऑफ स्कोप लिमिटेशन। तो स्कोप लिमिटेशन की सूरत में आपने क्या बताना, मिस स्टेटमेंट। और मिस स्टेटमेंट क्या हो सकती है, अमाउंट की भी हो सकती है और डिस्क्लोजर की हो सकती है। तो जब आपने अमाउंट का बताना है तो फिर उसका इंपैक्ट बताना है, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज पे, इनकम पे और एक्सपेंस पे उसका क्या है, वो हम जरा एग्जांपल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक। ऑडिटर शैल एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन से क्या मुराद है कि उसका इफेक्ट किस पे, एक्सपेंस पे, प्रॉफिट पे, एसेट्स पे, इक्विटी पे, लाइबिलिटीज पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। ओके, ठीक है। इस इफ प्रैक्टिकेबल, और इफ क्वांटिफिकेशन इज नॉट प्रैक्टिकेबल ऑडिटर शैल स्टेट टू, अगर आपको अमाउंट कोई नहीं आ रही, ठीक है अमाउंट, लेकिन आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर रहे कि किसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, तो फिर ये बता देंगे हम उसको जो है, हम उसकी अमाउंट नहीं बता सकते, लेकिन हमारे लिहाज से बहुत बड़ा, इससे आगे का जो है ओके, किसी हद तक हमें समझ आ जाती है। ये अमाउंट्स वाला है। और अगर क्या आए, डिस्क्लोजर की हो, तो ऑडिटर शैल एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रॉन्ग और ओमिटेड डिस्क्लोजर, या तो गलत डिस्क्लोजर दिया गया या दिया गया नहीं, उसके बारे में बताएगा। एंड इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर, अगर पॉसिबल है तो उसको क्या करें, डिस्क्लोजर को ऐड भी कर दे, ये वाला डिस्क्लोजर आना था, कैसे आएगा वो आगे हम पढ़ते हैं। इंक्लूडिंग द ओमिटेड डिस्क्लोजर, इट वुड बी जो है, including the omitted disclosure would be if disclosure is not prepared by the management and disclosure is not readily available to the auditor and disclosure is unduly lengthy in relation to the audit report। या तो मैनेजमेंट ने नहीं दिया, या हम भी नहीं बना सकते, या हम नहीं बना सके, या फिर वो इतना लंबा है डिस्क्लोजर कि उसको हम कहते हैं यार दफ़ा करो। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जनाब फलां चीज़ के बारे में डिस्क्लोजर देना था और फलां स्टैंडर्ड के मुताबिक और नहीं दिया, ये हमें बात पता चल गई। मिस स्टेटमेंट है तो मिस स्टेटमेंट की अमाउंट के बारे में बताएं, अगर डिस्क्लोजर के बारे में मिस स्टेटमेंट है तो भी बताएं। फिर कौन से वाला है, अगर तो स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, आपको ये मुश्किल लग रहा है, बड़ा आसान हो जाएगा आप जब पढ़ेंगे इधर। ऑडिटर शैल एक्सप्लेन विच प्रोसीजर वाज नॉट परफॉर्म्ड। स्कोप लिमिटेशन में फलां प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सके, क्यों? जैसे हम इन्वेंट्री काउंट करना चाह रहे थे, उन्होंने हमें रोक दिया, हम इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सके, क्यों? उन्होंने हमें रोक दिया। तो ये दोनों हो गए, क्यों नहीं परफॉर्म किया और कैसे। स्टेटमेंट, द ऑडिटर वाज अनएबल टू ऑब्टेन द ऑडिटेंस फ्रॉम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। फिर हमने इन्वेंट्री काउंट 2-3 और प्रोसीजर परफॉर्म किए, वहां से भी हमें नहीं मिला। आपको पता है स्कोप लिमिटेशन होती तब है जब ऑडिटर अल्टरनेट प्रोसीजर से जो है वो ना कर सके। एंड देयरफॉर द ऑडिटर इज अनएबल टू वेरीफाई वेदर दिस अमाउंट इज फेयरली स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। क्लियर है? तो ये तीन बातें लिखनी है। नंबर 1, मिस स्टेटमेंट के केस में ये बताना है कि जनाब क्या है जो है अमाउंट्स की और डिस्क्लोजर की, और स्कोप लिमिटेशन के केस में ये तो बताते हो क्यों, कौन सा प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सके, क्यों नहीं कर सके, और ये प्रोसीजर चूँकि जो है हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से नहीं परफॉर्म कर सके। खैर जल्दी से हम उस पर चलते हैं। पहले अब एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे, आपको इंतहाई आसान लगेंगे लेकिन याद करनी है। एग्जाम्पल, ड्राफ्टिंग क्वालिफाइड ओपिनियन फैक्ट्स, इन्वेंट्री इज नॉट स्टेटेड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, और इफेक्ट क्या है, मटेरियल है, तो अब क्या आएगा, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड। और ये बताएं स्कोप लिमिटेशन है या मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट क्वालिफाइड ओपिनियन। आइए जरा पढ़ते हैं।
क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन दो है। वी हैव ऑडिटेड वो वैसे का वैसा आएगा पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में अब उसने गलती क्या की है, उसने गलती क्या की है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे नहीं लिया। यस, ठीक हो गया। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर ओपिनियन, वो वाला मैटर जो किधर लिखा गया है बेसिस फॉर मोडी क्वालिफाइड ओपिनियन में, फाइनेंशियल इन आवर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और बाकी सारे का सारा वैसा। तो अब आपने क्या लिखना है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब बिलो इन आवर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्लियर हो गया? तो ओपिनियन में क्या चेंज आया, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू। तो ये आपने सिर्फ इतना लिखना है, उस मैटर के अलावा बाकी सारा कुछ ठीक है। तो बाकी आपके सारी की सारी वी हैव ऑडिटेड फलां 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 वो सारा आ जाएगा। अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड, रोला क्या था, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे नहीं हुआ, आ जाए। मैनेजमेंट वाज नॉट स्टेटेड, अब ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन थोड़ी सी चेंज हो सकती है आपकी वर्डिंग के मुताबिक, लेकिन ओपिनियन सेक्शन नहीं करना। बेसिस फॉर इन्वेंटरीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट नेट रियलाइजेबल दैट हैज स्टेटेड देम जो है सोनली एट कॉस्ट, उन्होंने सिर्फ कॉस्ट पे लिखा है, विच इज डिपार्चर फ्रॉम द IFRS। ठीक है, क्या गलती है, IFR जो है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे नहीं लिया बल्कि कॉस्ट पे ले लिया और डिपार्चर फ्रॉम ऐसे। हैड द मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हैड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने अगर ये किया होता, पहले गलती बता रहा है कि मैनेजमेंट ने गलती क्या की है, फिर क्या करे, हैड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने किया होता इन्वेंट्रीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो भाई इतनी अमाउंट से इन्वेंट्री कम हो जाती, देखें क्वांटिफाई कर रहा है, अमाउंट है ना, कॉस्ट ऑफ सेल इतनी अमाउंट से बढ़ जाती, ठीक है, और इनकम टैक्स और नेट इनकम और शेयर होल्डर इक्विटी भी इतने से कम हो जाती, आगे अमाउंट आ गई है। तो भाई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे करते एक्सपेंस आ जाता, एक्सपेंस का कितना, एक तो एनआरवी कम हो जाती इतनी अमाउंट, सॉरी इन्वेंट्री कम हो जाती इतने, फिर क्या दूसरे नंबर पे उस पे क्या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल इतने से बढ़ जाती, फिर तीन चीजें, एक इन्वेंट्री, दूसरे नंबर पे नेट सॉरी उसकी वजह से जो है इंक्रीज हो जाती कॉस्ट ऑफ सेल, नंबर 3 इनकम टैक्स, नंबर 4 नेट इनकम, नंबर 5 इक्विटी पे। तो आपने हर एक्सपेंस का ये बताना है, उधर एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, इनकम टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, शेयर होल्डर। तो ये आपने इसकी क्वांटिफाई करके बता देना। ले जी वही कंडक्टेड आवर अकॉर्डेंस इन विद वो सारा आगे, फिर इसके बाद वही वाला आगे चलते। अब हो गया ड्राफ्टिंग क्वालिफाइड ओपिनियन। नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखिए, ऑडिटर इज अनएबल टू फिजिकली काउंट द इन्वेंट्री और इफेक्ट जो मटेरियल है, मैं इन्वेंट्री काउंट ही नहीं कर सका, स्कोप लिमिटेशन। वही आना है सारे का सारा ओपिनियन सेक्शन, पहला पैरा और दो पैराग्राफ है ओपिनियन सेक्शन में दो पैराग्राफ है, वो हैव ऑडिटेड ये वो, और उसके बाद यहां पे शुरू करता है अपनी ओपिनियन असल में, और उसके बाद कौन से वाला, ये बेसिस फॉर ओपिनियन। ठीक है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, वही वाली बात, जाके किस में देख लो, बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन में आ जाते हैं। इधर वो क्या कह रहा है, सबसे पहले आप बताएं क्या कहना चाहिए उसको, ये देखें, वी डिड नॉट ऑब्जर्व द, उसने प्रॉब्लम बता दी है, वी डिड नॉट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल स्टॉक 31 दिसंबर 2001, ओके, बिकॉज वी वर अपॉइंटेड आफ्टर द ईयर एंड, स्कोप लिमिटेशन है लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है। We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternate audit procedure. Yes, ये भी उसने बता दिया। पहला उसने वजह बताई, क्यों नहीं, पहले मसला क्या बताया, we unable to observe the counting, फिर बताया क्यों, because we were appointed, वजह क्यों,
और उसके बाद क्या है, ये भी बता दिया कि हम अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं करें। कंसिक्वेंटली वी वर अनएबल टू वेरीफाई द इन्वेंट्री वेदर इट इज स्टेटेड फेयरली एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। सिंपल बात है। लें जी, कुल मिला के बात करने लगे हैं। अमाउंट गलत है ओपिनियन पैराग्राफ में, एक्सेप्ट फॉर द इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट, और एक्सेप्ट फॉर द वो बात जो बेसिस फॉर ओपिनियन में है, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बेसिस फॉर ओपिनियन में है, इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट अर्नडवरी पे नहीं हुई, डिपार्चर है जो है आईएफआरएस से, ठीक है। हैड द इन्वेंट्री, अगर ये हुई होती, इतने से एसेट कम हो जाता, इतने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती, इतने से टैक्स पे इंपैक्ट पड़ता, इतने से नेट इनकम पे इंपैक्ट पड़ता, इतने से इक्विटी पे फर्क पड़ता। क्लियर हो गया। अब आते हैं किसकी तरफ, स्कोप लिमिटेशन, अफेक्ट इज मटेरियल, अफेक्ट इज मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन। तो अब बताएं जी, हम पहले उसको मसला, पहले तो ओपिनियन पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ होते, पहला तो वैसा आएगा, वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट फलां फलां फलां। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन आवर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जब आएंगे किस पे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, तो उसमें बताएंगे सबसे पहले हमने क्या है, ये है क्या, मसला क्या है, स्कोप लिमिटेशन, हमने इन्वेंट्री काउंट नहीं किया, क्यों, बाद में हमें अपॉइंट किया गया, मैनेजमेंट ने रोक दिया, जो भी है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर उनको बताएंगे हमने अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया लेकिन कोई नहीं मिला, लिहाजा हम नहीं कह सकते कि वो फेयरली स्टेटस है या नहीं। आगे चलते हैं, ड्राफ्टिंग एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, आप सब्सिडरी इज नॉट कंसोलिडेटेड इफेक्टिव परवेसिव, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी गलती है। ओपिनियन में पहला पैरा, दूसरा इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब क्या कहना है, जब मटेरियल हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर वाला, अब एक्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, कौन से वाला, जो हमारे बेसिस फॉर ओपिनियन में दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे वही वाली बात, क्लियर हो गया। तो इसमें हमें पता है, इसमें आना है, आज पढ़ते हैं। बेसिस फॉर द कंपनी हैज नॉट कंसोलिडेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी XYZ कंपनी विच इट एक्वायर्ड जो है 2001 में, बिकॉज इट हैज नॉट बीन एबल टू असरटेन द फेयर वैल्यूज ऑफ द सर्टेन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज of the acquisition at the acquisition date. Okay, under IFRS subsidiary should have been consolidated because it controlled by the company. फिर आगे नीचे फिर वही कंडक्टेड आवर, वो वाली अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी सी। क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं, अब कौन से वाली है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन, ऑडिटर इज अनएबल टू फिजिकली काउंट द इन्वेंट्री और कंफर्म। अब 2 मसाइल हैं, एक फिजिकल काउंट नहीं कर सका और दूसरा रिसीवेबल, तो 2 मसाइल हैं। परवेसिव इफेक्ट, यस, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ द मैटर, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, वी हैव नॉट बीन एबल to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these financial statements. Consequently, we do not express an opinion on the financial statement. Simple, ठीक है। वो कहो भाई मैटर बड़ा है, और वो मैटर कहां पे लिखा गया है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, ठीक है। हम कुछ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं कर सके, तो जो है कंसिक्वेंटली हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करते। मजा आ गया, ठीक है। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अब इसमें दोनों बातों को बताना पड़ेगा। नंबर 1 कौन से वाला, इन्वेंट्री भी, और नंबर 2 कौन से वाला, ओपिनियन एक आएगी। आखिरी बात लें जी, वी वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ कौन से वाला, ABC इन्वेंट्री, बिकॉज डिड नॉट ऑब्जर्व द अकाउंटिंग फिजिकल एज ऑफ दिसंबर, सिंस
The date was prior to appointment the auditor of the company. Okay, ठीक है. We were also unable to obtain sufficient appropriate auditors carrying an amount of the company account receivable amount, ठीक है, इतने मिलियन, बिकॉज वी वर प्रोहिबिटेड टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ द सर्टन रिसीवेबल, ठीक है. तो न्यू जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिसीवेबल की वजह से या जो भी है, वी वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटर्स यूज कौन से वाले अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर. कॉन्सिक्वेंटली वी वर अनएबल टू वेरीफाई दीज अमाउंट, ठीक है. तो ये अब दो मसाइल हो गए. तो अब ये कौन से वाली, बस दे दे फिर जो है ओपिनियन जी. हम कोई ओपिनियन देते ही नहीं, ठीक है. वो कहते हैं वर्डिंग ऑफ द ओपिनियन आइज अ स्टैंडर्डाइज. हाँ, जो बेसिस फॉर ओपिनियन है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है. इफ देयर इज अ परवेसिव मिसस्टेटमेंट अलॉन्ग विद द मटेरियल स्कोप लिमिटेशन, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन एंड शैल डिस्क्राइब स्कोप लिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन. सारे पीछे बता. इफ देयर इज ए परवेसिव स्कोप लिमिटेशन अलॉन्ग विद द कौन से वाला मटेरियल में दो हो गए. ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बड़े वाला, और मिसस्टेटमेंट में, और बाकी चीजें मिसस्टेटमेंट भी और डिस्क्लेमर को दोनों को वो कर देगा. तो ये हमारा ड्राफ्टिंग थी किसकी, जो है मॉडिफाइड की. सिंपल है, बस सिर्फ आपने जो है एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको हो जाएगा आसान. असल में आई कैप कुछ अरसे से पहले वो पूछता था कौन से वाली ओपिनियन हम देंगे, लेकिन अब कुछ अरसे से वो क्या करने लग गया है, ड्राफ्ट करवाना शुरू कर गया है. तो हमारा भी होता है पेपर के करीब आके बच्चों को ये थोड़ा सा करवा देते हैं, उनके जहन में ताज़ा ताज़ा होते हैं, तो ड्राफ्टिंग उनके लिए निस्बतन आसान हो जाती है. चलें, थैंक यू.